प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। किसी भी एक्ट के पीछे जो ईयर लगा होता है इसका मतलब ये होता है कि इस ईयर के अंदर वो एक्ट जो है वो आया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉक्सो एक्ट एंड द एज ऑफ कंसेंट। देखिए हमारे देश का जो कानून है, जो पॉक्सो एक्ट है, वो ये कहता है कि अगर किसी इंसान ने किसी 18 से कम वाले के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने की कोशिश करी या फिर उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करी तो वो गैर कानूनी है और उसको सजा मिलेगी। यहां पे ये इंसान मेल भी हो सकता है, कोई अडल्ट मेल किसी फीमेल माइनर के साथ ये चीज करे, या फिर यहां पे आप देख सकते हो कि ये अपोजिट भी हो सकता है कि कोई अडल्ट वुमेन किसी माइनर बॉय के साथ ये चीज करे। ठीक है, मेल के साथ ये चीज करे। तो ये पहले तो बेसिक आपको समझना होगा कि पॉक्सो एक्ट करता क्या है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द पॉक्सो एक्ट, अ पर्सन हु हैज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद समवन अंडर द एज ऑफ 18 इज सेड टू हैव कमिटेड स्टैट्यूटरी रेप इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंसेंट। मतलब यहां पे कंसेंट का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये बोलो कि भाई मैंने उसके कंसेंट से किया था तो ये गलत है, आपका 18 से कम में ये रूल ही नहीं लागू होता है। इसके बाद द टू पीपल अंडर द एज ऑफ 18 हैव सेक्स, इट इज कंसीडर्ड एज रेप इवन इफ इट इज कॉन्सेंसुअल। मतलब अगर मर्जी से भी हो रहा है तब भी वो उसी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, देखो इसके हमने काफी सारे प्रॉब्लम्स भी देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं। आज एक एडिटोरियल आया हुआ है, कंटेक्स्ट क्या है, जजिंग अ डिकेड ऑफ द पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट को काफी समय हो चुका है। पॉक्सो एक्ट अभी न्यूज में क्यों है, हमने कुछ दिन पहले एक मामला देखा था कि मुस्लिम रिलीजन में जो अंडर 18 शादी कर दी जाती है फिर वो लीगल कैसे है। सिर्फ वही नहीं है, बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर भी ये प्रॉब्लम होती है। वहां पे 18 से कम में शादी कर दी जाती है या लोग भाग के शादी कर लेते हैं, फिर उसके बाद दिक्कत होती है, पॉक्सो एक्ट और बहुत सारे एक्ट लगने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे थोड़ा सा इसको समझते हैं। क्या पहले तो कोई चीज लिखा हुआ है कि कैन ए वुमेन बी अक्यूज्ड अंडर पॉक्सो एक्ट, तो जवाब है बिल्कुल, एक वुमेन भी पॉक्सो एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूट करी जा सकती है। सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन हो गया, 2012 में पॉक्सो एक्ट आया था। ठीक है, क्या काम था इसका, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, पोर्नोग्राफी। इट अप्लाइज टू द चिल्ड्रन ऑफ बोथ सेक्सेस बिलो द एज ऑफ 18, बोथ मैन एंड वुमेन कैन बी ऑफेंडर अंडर पॉक्सो। ठीक है, द लॉ एक 2019 में इसमें अमेंडमेंट भी आया था। वो क्या आया था, पनिशमेंट जो है ना वो और स्टैग्नेंट कर दी थी, मतलब और टफ टाइप की कर दी थी कि भाई इस तरीके की कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में देखने को ना मिले, लोगों को डर लगे और चाइल्ड अब्यूज रुक सके। एज मच एज द लॉ ऑफ कंट्री, ठीक है यार ये तो वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, कुछ इसमें ऐसा कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अभी रिसेंटली देखो क्या हुआ था, it was the proviso that the Dharwad bench of the High Court of Karnataka invoked as it urged the Law Commission of India to have a rethink on the criteria for age of consent taking into the consideration the ground realities। देखो मैं आपको एक चीज बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बताता हूं, अब ना वो कंडीशन नहीं है जो आज से 10 साल पहले बच्चों की होती थी। मैं आपको इसके पीछे एक रीजन देता हूं। अगर मैं मतलब बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोलूं ना, तो आज की डेट में बच्चे जवान जल्दी होते हैं। आज की डेट में आप देखते हो कि मोबाइल फोन और इस तरीके की चीजें बच्चों के पास बहुत जल्दी से अवेलेबल है, और उसके बाद आज की डेट में 10th 9th 8th में बाबू सोना एंड ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। अभी रिसेंटली आपने एक इमेज देखी हो कि काफी वायरल हो रही है, ये हमारे लखनऊ का ही इंसिडेंट है, लेकिन आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि द गर्ल इज माइनर। तो कहने का मतलब ये है कि ये आज की डेट में ना एक अपने आप में बहुत बड़ा बवाल हो चुका है कि भाई जो एज है ये 18 एज जो है ये सही है कि नहीं है। क्योंकि एज ए ह्यूमन अगर आप इस चीज को देखें, एज ए नॉर्मल पर्सन इस चीज को देखें, तो आप ये भी देखते हैं कि बच्चे जो हैं 14-15 की एज में काफी मैच्योर आज की डेट में हो जा रहे हैं और उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। दे आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन, और जो फ्रीडम उनको अपने पेरेंट्स से मिलती है, जिस तरीके से कम्युनिकेट अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं, सारी चीजें हैं, मतलब धीरे धीरे चीजें जो हैं वो बढ़ रही हैं, सुधार हो रहा है। तो इसमें ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार ये जो 18 की आपने एज बना रखी है, 18 बोल रहा हूं,
18 की आपने एज बना रखी ना, इसको रीथिंक करिए। लॉ कमीशन ने भी इसके ऊपर पहले पार्लियामेंट से कहा हुआ है कि आप इसको रीथिंक करिए कि पॉक्सो में 18 ही डालेंगे क्या, थोड़ा कम कर भी सकते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग प्रोसिक्यूट हो रहे हैं वो ना हो। आपको कुछ दिन पहले का एक न्यूज याद होगा, मैंने डिस्कस भी किया था कि कोर्ट के अंदर मैटर किया था, कोई हाई कोर्ट थी, मुझे वो याद नहीं आ रहा कौन सी हाई कोर्ट थी, साउथ में ही कोई हाई कोर्ट थी। उसमें जो नाबालिग लड़की थी उसने एक 18+ के मैन के साथ शादी करी थी भाग के, बट ऐसी शादी वैलिड नहीं है, पॉक्सो लग गया उस बंदे के ऊपर। अब कोर्ट में जब मैटर गया ना, तो वो लड़की बोली कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं अपने मर्जी से गई थी, मैं इस बंदे के साथ गई थी, अब आप इसको जेल भेज देंगे तो मेरी लाइफ तो वैसे भी तबाह हो रही है और हो जाएगी, है ना, बिकॉज शी इज गोइंग टू बी द मदर, और विदाउट फादर वो बच्चे का क्या परवरिश होगी। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजें देखने को मिलती हैं। एंड आई थिंक कोर्ट ने फिर उनको दोनों को उस बंदे को बरी भी कर दिया था, क्योंकि होता क्या है ना, ऐसे सिचुएशन में किडनैपिंग, पॉक्सो, ये सारे चार्जेस जो हैं फैमिली लगवा देती है, 18 के से कम में महिलाएं होती हैं। इसमें बहुत सारे स्कैम भी आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैं लॉ फील्ड से हूं तो हम लोगों को ये चीज देखने को मिलती है, काफी सुनने को मिलती है। जब मैं इंटर्नशिप करता था अपने कॉलेज के से द्वारा, कॉलेज में जब मैं था तब भी ये चीज देखने को मिलती थी कि यार ऑनलाइन स्कैम होता है। मतलब पहले वो आपसे बातें करते हैं लोग, और हनी ट्रैप बोल सकते हो कि भाई बातें करते हैं, वो मेजर ही बताते हैं एज, और फिर जब ये सब चीजें हो जाती हैं, आप फिजिकल कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश कर लेते हो, तब बताया जाता है, धमकी दी जाती है कि मैं माइनर हूं, मैं आपके अगेंस्ट में केस कर दूंगी, ये वो। तो ये सब एक्चुअल में सिचुएशन है, और वाइस वर्सा भी है, गर्ल्स के साथ भी हो रहा है, बॉयज के साथ भी हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ करना चाहिए, और उसी की वजह से पॉक्सो एक्ट जो है वो काफी अभी न्यूज में चल रहा है। द एक्ट वॉज अमेंडेड इन 2019 टू मेक प्रोविजन फॉर, खेल वाले आर्टिकल्स लिए हैं, फिर जो छोटी मोटी हिंदू की न्यूज है वो कवर करेंगे। लोकसभा पासेस इंडिया अंटार्कटिक बिल 2022, ये कुछ दिन पुरानी आपकी ये न्यूज थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन अंटार्कटिक बिल के बारे में। इंडियन अंटार्कटिक बिल क्या है, कैसे आया, क्यों आया, पूरी कहानी जो है आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अंटार्कटिका रीजन अपने दिमाग में सोच कर देखो कि कहां है, ठीक है। अब ये सोचो कि उसके आसपास की कंट्रीज कहां है, फिर अब ये सोचो कि यार उसमें आज की डेट में किसकी गवर्नेंस है, कौन गवर्न कर रहा है, कुछ ऐसे मतलब दिमाग में थॉट लाओ, फिर आपको देखो कुछ कुछ चीजें अपने आप रियलाइज होंगी कि हाँ यार उस कंट्री के आसपास ये हैं। इतना इंपॉर्टेंट जगह क्यों, क्योंकि काफी सारे नेचुरल जो मिनरल्स एंड बहुत सारी चीजें होती हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। तो देखो हुआ क्या, पहले क्या हुआ कि जब धीरे धीरे सभी कंट्रीज डेवलप करने लगी, तो अंटार्कटिक रीजन में ना मिलिट्री ना आए सभी कंट्रीज के, मिलिटराइजेशन ना हो, या हर कंट्री जो है वहां पे अपनी फोर्सेस भेज भेज के क्लेम ना करने लगे, उसके चल के युद्ध ना हो जाए। लोगों ने ना एक ट्रिटी करी जिसको हम अंटार्कटिक ट्रिटी के नाम से जानते हैं, जो कि 1959 में साइन हुई थी बिटवीन 12 कंट्रीज, ठीक है। ये 12 कंट्रीज कौन सी हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रेंच रिपब्लिक, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका, यूएसएसआर, यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, यूएस ऑफ अमेरिका, एंड केम इनटू फोर्स इन 1961, ठीक है। आपने एक चीज देखी कि यूएसएसआर एंड यूएस दोनों ने मिलकर इसको ट्रिटी को साइन किया था, जबकि इन लोगों की आपस में बनती नहीं थी, बट इस मैटर पे ये दोनों ने ही अग्री किया कि डीमिलिटाइजेशन वहां पे रखना है, मिलिट्री ज्यादा ना जाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो इस चक्कर में। तो ये एक ट्रिटी साइन हुई थी इन कंट्रीज के बीच में। द ट्रिटी कवर्स द एरिया साउथ ऑफ 60 डिग्री एस लैटिट्यूड्स। अब ऑब्जेक्टिव क्या था? तो मैंने बोला डीमिलिटराइज अंटार्कटिका रहे, और एक ऐसा जोन बने जिसको पीसफुली लोग वहां पे रिसर्च के पर्पज से या घूमने फिरने के पर्पज से जा सकें, कोई वहां पे लड़ाई झगड़े जैसी चीजें देखने को ना मिले। तो ये इसके पीछे एक मेजर रीजन था। अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें कि अभी क्या सिचुएशन है, तो फिलहाल 54 नेशंस जो हैं वो इसके सिग्नेटरीज हैं। कितने? 54। इसमें अपना प्यारा भारत भी है। ओनली 29 54 में से हैव राइट टू वोट, और वो अपने इंडिया के पास भी है, ठीक है। अभी 54 नेशन है जिसमें राइट टू वोट का अधिकार जो है ओनली 29 के पास है, और उसमें एक अपना इंडिया भी है। इंडिया साइन द अंटार्कटिक ट्रीटी इन 1983 एंड रिसीव्ड कंसल्टेटिव स्टेटस द सेम ईयर। कंसल्टेटिव मतलब ये राइट टू वोट वाला।
इसके अलावा कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्स CCAMLR भी एक 1980 में बॉडी सेटअप करी गई थी, जिसका मेन कारण ये था कि अंटार्कटिका का एनवायरनमेंट, जीव जंतु, मरीन लिविंग रिसोर्सेस, इन सब की प्रोटेक्शन के लिए रेगुलेशंस क्रिएट किए जाएं। फिर क्या हुआ, फिर देखो क्या हुआ, द प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन टू अंटार्कटिक ट्रीटी वाज साइंड इन 1991 एंड केम इनटू फोर्स इन 1998. It designate Antarctica as a natural reserve devoted to peace and science. ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे देश में इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या पर्पस था। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि भाई आपके सर हैं मानवेंद्र और मुझे जो है ना टूरिज्म के लिए अंटार्कटिका जाना है। मैं चला गया अंटार्कटिक। अब वहां पे मैं टूरिज्म के लिए गया तो मुझे पेंगुइन बड़ी अच्छी लगी, मैं पेंगुइन वहां से उठा के यहां ले आया। अब वहां को, मैं इंडिया का सिटीजन हूं, मैं वहां पे जाके कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूं तो मेरे ऊपर कौन से लॉ लगेंगे। अभी तक तो कोई लॉ था ही नहीं, तो कोई भी लॉ नहीं लगेंगे। बट मेरे ऊपर कोई लॉ लगे और जिसके वजह से मैं पेंगुइन वहां से यहां उठा के ना ला सकूं, इसीलिए ड्राफ्ट आया है। मतलब भारत के लोग वहां जाके इलीगल एक्टिविटीज ना करें, भारत का सिटीजन वहां पे कुछ उल्टी सीधी हरकत ना करे, या भारत का सिटीजन वहां घूमने फिरने जा रहा है तो कैसे जाएगा, क्या नियम है, क्या कानून है, ये सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए ये बिल आया है। क्लियर हुआ। चलो, तो ये ड्राफ्ट बिल जो है ना, फर्स्ट डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है इंडिया के अंदर अंटार्कटिका से रिलेटेड। 27 कंट्रीज जो हैं आपकी वर्ल्ड की, उन्होंने ऑलरेडी जो है इसके ऊपर कानून लाया हुआ है अपने देश के अंदर, लेजिस्लेशंस लाए हुए हैं कि भाई अगर आप जाओगे तो कैसे रेगुलेट होगी चीजें। ये 27 कंट्रीज ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है। नाम आप पढ़ लीजिएगा, नाम में कुछ रखा नहीं है। ठीक है, इंडिया आर नाउ फॉलोइंग इसी चीज को। अब क्या प्रोविजंस हैं, क्या इस बिल के बारे में, क्या ये बिल बात करता है, वो देखने की कोशिश करते हैं। तो द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द बिल इज एक्सटेंडिंग द जुरिडिक्शन ऑफ Indian courts to Antarctica for crime on the continent by Indian citizens or foreign citizen who are part of Indian expeditions. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि मान लो एक शिप जो है, एक शिप से भैया हमारे यहां से लोग जो हैं 3 लोग गए, मानवेंद्र, आपकी रिधिका मैम और एक है मंजरी मैम। ठीक है, तो मानवेंद्र सर, रिधिका मैम, मंजरी मैम, ये तीनों जो हैं अंटार्कटिक गए एक शिप से। इसी में एक बंदा है जिसका नाम है क्या, शकीरा, एक बंदी है। ठीक है, और एक बंदा है जॉनी डेप। अब ध्यान से सुनना, कल को ये शिप तो इंडिया से गई है, ठीक है, ये लोग यहां पे पहुंच गए। कल को जॉनी डेप जो है ना यहां पे पेंगुइन्स को मार देता है और कहता है भाई मैं तो इंडियन ही नहीं हूं, मेरे पे तो कोई कानून नहीं लगेगा, मैं इंडिया से गया हूं। तो इसी को रोकने के लिए यहां पे बात कही गई है कि अगर कोई फॉरेनर भी इंडियन एक्सपेडिशन का पार्ट बन के जाता है और वहां कोई इलीगल एक्टिविटी करता है तो उस पे भी हमारा कानून लगेगा। क्लियर हुआ। तो नो रिसोर्स फॉर क्राइम्स कमिटेड ड्यूरिंग एन एक्सपेडिशन इंक्लूडिंग क्राइम्स अगेंस्ट द एनवायरमेंट। द बिल इंट्रोड्यूस इलॉबरेट परमिट सिस्टम फॉर एनी एक्सपेडिशन। अगर आपको जाना है तो प्रॉपर परमिशन लेने का तरीका बताया गया है। जो कमिटीज बनाई गई हैं इसके लिए, कमिटीज में कौन होगा, सेक्रेटरी अर्थ साइंस मिनिस्ट्री एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस, फिशरीज, लीगल अफेयर्स, फाइनेंस एंड फिशरीज अलग अलग है, मैंने एक साथ बोल दिया, लीगल अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शिपिंग, tourism, environment, communication, space ministries along with a member from National Center for Polar and Ocean Research and National Security Council Secretariat and expert on Antarctica. ये परमिशन आपकी किसी भी वक्त कैंसिल भी करी जा सकती है इस कमेटी के द्वारा अगर इनको ये चीज लगती है। While India does not carry out any commercial fishing in the area since every country has allotted quota, क्या है मतलब, देखो वहां पे ना फिशिंग करने के लिए हर कंट्री को कोटा एलोकेट है, बट इंडिया जो है अभी तक कोई कॉमर्शियल फिशिंग वहां पे नहीं कर रहा था। बट अब इस बिल के अंदर ये भी परमिट करने का तरीका बताया गया है। प्रॉपर गाइडलाइंस है उसको आपको फॉलो करना होगा। जैसे कि कोई टूरिज्म एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो, पहले चलो इस पे बात कर लेते हैं फिर हम बताएंगे। पहले टूरिज्म एक्टिविटी के लिए भी कोई रेगुलेशन नहीं था, तो भारतीय जाते थे वहां पे, कैसे जाते थे, हम किसी फॉरेन कंट्रीज में जहां पे रेगुलेशन था कि टूरिज्म अंटार्कटिका में हो,
तो वहां पे जाते थे और फिर वहां से जाते थे। जस्ट टेक एन एग्जांपल, कोई एक्स नाम की कंट्री है और मुझे जाना था पहले टूरिज्म के लिए, तो मैं उस एक्स कंट्री में जाऊंगा फिर उनके मेंबर्स का पार्ट बन के जाऊंगा। बट अब ऐसा नहीं है, अब भारत ने भी अलाउ कर दिया है, उसके लिए भी प्रॉपर प्रोसेस दे दी गई है। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ ऐसा नहीं है। कुछ गाइडलाइंस है कि भाई वहां पे जाओगे तो कैसे रहोगे, क्या करोगे, जैसे कि आप वहां के जीव जंतुओं को प्रभावित नहीं कर सकते हो, प्रोहिबिट ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, एक्सकेवेशन, कलेक्शन ऑफ मिनरल्स, ये सब कुछ भी करोगे तो ये सब इलीगल है। साइंटिस्ट ये सब कर सकते हैं, लेकिन उनको भी ध्यान रखना होगा कि भाई प्रॉपर जो चीजें हैं उसको फॉलो करनी है, कोई भी उल्टी सीधी हरकत वहां पे नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद द इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल, बर्ड्स, प्लांट्स और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट नॉट नेटिव ऑफ अंटार्कटिका आल्सो प्रोहिबिटेड। जैसे कि यहां से कोई तेंदुआ ले जाके वहां छोड़ा है तो तेंदुआ तो सारे जानवर खा जाएगा, तो ये भी नहीं कर सकते हो, और वहां से भी कोई जानवर यहां पे नहीं ला सकते हो। आप कोई जो स्पीसीज है वहां से उसका एक्सट्रैक्शन और ये सब नहीं कर सकते हो। और गवर्नमेंट ऑल्सो अपॉइंट एन ऑफिसर टू कैरी आउट इंस्पेक्शंस, वहां पे इंस्पेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट भी अपने लोग जो हैं वो अपॉइंट करेगी। The draft bill proposes the setting up of a separate designated court to try crimes committed in Antarctica। जैसे बहुत सारी ट्रिब्यूनल्स बनती है ना, वैसे ही कहा गया है कि भाई अगर कोई इसमें फंसेगा तो उसके लिए एक अलग टाइप की कोड बनाई जाएगी जिसमें सारे फैसले सुने जाएंगे। हाई पेनल प्रोविजन है, क्या प्रोविजन है, क्या सजा है, इम्प्रीजमेंट बिटवीन 1 to 2 years एंड अ पेनल्टी ऑफ 10 to 50 lakhs, जो भी आपकी हरकत होगी उसके हिसाब से। एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी स्पीसीज नेटिव टू अंटार्कटिका और इंट्रोडक्शन ऑफ एन एक्सोटिक स्पीसीज टू कॉन्टिनेंट कैन ड्रॉ इम्प्रिजमेंट ऑफ 7 years एंड फाइन 50 lakh। मतलब तेंदुआ वहां पे छोड़ के आ जाओ, लॉयन वहां पे छोड़ के आ जाओ तो 7 साल की भी सजा हो सकती है, 50 लाख का पनिशमेंट हो सकता है। और वहां से भी ऐसा कुछ लेके आ जाओ तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हूं एडिटोरियल सेक्शन के अंदर। तो आज मैंने दूसरे न्यूज़पेपर जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस और आपका प्रिंट से 2 आर्टिकल्स लिए हैं, फिर द हिंदू की जो कुछ आज की न्यूज थी वो हमने डिस्कस करी है। देखो आज हम जो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं ना, मैं आपको बता देता हूं। पहला तो है सीजीएम, कोलोजियम सिस्टम वर्सेस जो है सीजीएम वर्सेस गवर्नमेंट जो अभी चल रहा है, एक ये देखेंगे। दूसरा ना अभी क्राउड मैनेजमेंट पे एक आर्टिकल देखेंगे। आप अभी कुछ दिन में काफी बार आपने पढ़ा होगा कि स्टैम्पीड की वजह से काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, तो वो हम जानेंगे। ठीक है, फिर तीसरी हम जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आज की हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोलोजियम सिस्टम वर्सेस गवर्नमेंट एक अभी टसल चल रहा है, तो ये पूरा मैटर क्या है ये हम आज के सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो देखो मैं आपको उसका कंटेक्स्ट दे देता हूं। रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले ना आपने सुना होगा कि हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने ना सरकार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने ये बात स्पष्ट शब्दों में कही थी कि सुप्रीम कोर्ट के कोलोजियम सिस्टम के अंदर सरकार का भी एक मत होना चाहिए, मतलब सरकार का भी कोई ना कोई रोल होना चाहिए। अभी कोलोजियम सिस्टम कैसे वर्क करता है देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज प्लस अदर जो 4 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस अदर 4 सीनियर जजेस का मिलके जो है वो कोलोजियम सिस्टम बनता है। ठीक है, इनके द्वारा सरकार को नाम रिकमेंड किया जाता है और सरकार को इनके नाम रिकमेंडेशन को आगे प्रेसिडेंट के थ्रू अप्रूवल के बाद अपॉइंट करना होता है। यहां पे सरकार चाहे तो एक बार ये कह सकती है कि भाई कोई नाम उन्हें पसंद नहीं आया है तो वो कोलेजियम सिस्टम को बोलेगी कि आप इसको रिकंसीडर करिए। बट अगर कोलेजियम सिस्टम ने फिर से उस नाम को आगे फॉरवर्ड कर दिया तब सरकार कुछ नहीं कर सकती है, उनको उस नाम के साथ आगे बढ़ना होगा। तो फिलहाल कोलेजियम सिस्टम ये है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस मैटर पे क्या कहता है, तो देखिए आर्टिकल 124 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहीं ना कहीं इस बात को बताता है, सुप्रीम कोर्ट से डील करता है। तो चलिए इसको भी देखते हैं, एक बार मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन सही कर दूं। हाँ ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आर्टिकल 124 को मैं रीड कर देता हूं, आपको उसी से चीजें क्लियर हो जाएंगी। देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स अ लार्जर नंबर ऑफ मोर देन 7 अदर जजेस। तो ये देखो क्यों 7 लिखा हुआ है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था ना तब बेंच की स्ट्रेंथ ये होती थी, आज की डेट में कितनी है कमेंट सेक्शन में बताओ। दूसरा यहां पे ये लिखा हुआ है कि एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर। यहां पे ये वर्ड बहुत बड़ा है, कंसल्टेशन, और ये वर्ड अभी आगे आपको समझ में आएगा कि क्यों इतना बड़ा है। यहां पे कहने का मतलब ये है कि भाई प्रेसिडेंट को कंसल्टेशन के साथ अपॉइंटमेंट करनी है, ये बात लिखी हुई है।
बट इस कंसल्टेशन वर्ड को ना बहुत अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेट किया गया है। अब इसी को लेके सारा बवाल है। यहां पे कुछ लोग कहते हैं कि जो कंसल्टेशन का मतलब है वो सिर्फ ये है कि भाई आपको पूछना है, बट आप बाध्य नहीं हो जाते हो, प्रेसिडेंट बाध्य नहीं हो जाता है, गवर्नमेंट बाध्य नहीं हो जाती है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिकमेंडेशन से। वहीं कुछ लोग कहते हैं कंसल्टेशन का मतलब है कि भाई वो जो कह रहे हैं वही सुनना है। अब इस मैटर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो 1950 जब से हमारा देश आजाद हुआ था तब से हो क्या रहा था, तब से ये हो रहा था कि भाई सरकार जो है वो आपकी पूछती कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, और कुछ नाम जो आते वो सुनती, लेकिन सरकार को जो फाइनली नाम सही लगते वो उन नाम को अपॉइंट कर देती। इसके बाद 1981 में फर्स्ट जज केस आया। क्या नाम आया? फर्स्ट जज केस। इस केस का नाम है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट जज केस आया जिसका नाम है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1981 का ये केस था। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो कंसल्टेशन वर्ड है ना आर्टिकल 124 में, इसका मीनिंग बस पूछना है, बट इसका मतलब यह नहीं है कि उस रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट बाइंड हो जाती है। फिर देखिए क्या हुआ, 1993 में सेकंड जज केस आया जिसका दूसरा नाम था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 केस। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक नया कहानी लेके आती है या नई स्टोरी क्रिएट होती है। कहानी इन द सेंस कि एक नई चीज आती है, एक नई थ्योरी आती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कंसल्टेशन का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वो आपको इनडायरेक्टली मानना पड़ेगा। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग CGI प्लस 3 था या 2 था, ये चेक कर लेना, आई थिंक 2 था। CGI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो जो नाम रिकमेंड करेंगे वो नाम कहीं ना कहीं बाइंड हो जाएंगे गवर्नमेंट पे, और गवर्नमेंट को उन नाम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिर देखिए क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने 1998 में आपकी कोर्ट से फिर से रिकमेंडेशन मांगी, पूछा कि भाई क्या आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है। तो थर्ड जज केस के अंदर जो है यहां पे आया कि CGI प्लस 4 अदर सीनियर जज। मैंने क्या बोला, यहां पे CGI प्लस 2 था या 3 था, चेक कर लेना, वैसे 99% 2 था। फिर 1998 में यहां पे बोला गया CGI प्लस 4 अदर जज जो हैं, ये जो नाम रिकमेंड करेंगे वो नाम गवर्नमेंट पे बाइंड हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 2015 में क्या होता है, बीजेपी सरकार सत्ता में आती है, पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है, और वो लोग ये सोचते हैं कि चलो ये सही समय है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट की जो काइंड ऑफ एक कह सकते हो कि कोलिजियम सिस्टम की आपस में ही डिसाइड हो जाता है कि कौन जज बनेगा क्या बनेगा, इसको खत्म करते हैं और स्थापना करी जाती है किसकी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, NJAC की स्थापना होती है। अब NJAC कैसे आती है, इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके बाद NJAC की स्थापना करी गई थी। पर जैसे ही NJAC आया था, फोर्थ जज केस के अंदर जो 2015 में ही था, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, NJAC को स्ट्रक डाउन कर दिया था। देखो NJAC भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो NJAC क्या है ये मैंने आपको बताया। थोड़ा सा पहले NJAC के बारे में जान लेते हैं, फिर वापस से आ जाएंगे टॉपिक के ऊपर। कंपोजिशन ऑफ NJAC, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, ये कहा गया था। 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो का मतलब चाहे वो कोई भी हो, ये फिक्स रहेगी ये पोस्ट। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है कि बंदे के नाम से मतलब नहीं है, वो पोस्ट से है, जो भी वो 2 सीनियर जज होंगे वो वहां पे आ जाएंगे। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। फिर यहां पे 2 eminent person from civil society to be nominated by a committee consisting of the Chief Justice of India, Prime Minister of India and the leader of opposition in the Lok Sabha. One of the eminent person to be nominated from SC, ST, OBC minorities and women. तो ये NJAC की स्थापना करने की बात करी थी, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में स्ट्रक डाउन कर दिया। उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब ना हमारी इंडिपेंडेंस है और आप जो है उसके ऊपर इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। तो ये चीज हमने समझी। अभी देखो प्रेजेंट में क्या मैटर है। प्रेजेंट में देखो मैटर मैंने आपको बताया कि हमारे लॉ मिनिस्टर ने
लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई गवर्नमेंट का भी इसमें कुछ से होना चाहिए, जो भी जजेस आप सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर रहे हो। सिर्फ यही नहीं है, देखो और भी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अभी ना कोलेजियम सिस्टम ने गवर्नमेंट को कुछ नाम भेजे हुए हैं जो उनको अपॉइंट करने हैं, और यहां तक चल रहा है कि हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे अगर आप इन नाम को आगे नहीं बढ़ाओगे। देखो मैंने क्या बताया था, कोलेजियम सिस्टम अगर कोई नाम सरकार के पास भेज देती, सरकार के पास क्या ऑप्शन है, आप आपस से रिकंसीडर कर लो कोलेजियम सिस्टम। बट अगर कोलेजियम सिस्टम उस नाम को रिकंसीडर करके भी वही नाम भेज देती है तो सरकार को उन बंदों को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। सरकार यहाँ पे बहुत सारी सरकार, ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी गवर्नमेंट ही कर रही है, पहले की भी गवर्नमेंट ये करती थी कि जब उनको कोई नाम सही नहीं लगते थे तो वो प्रोसेस को डिले कर देती थी, अपॉइंटमेंट ही नहीं करती थी, तब तक वो सामने वाले बंदे रिटायर भी हो जाते थे बहुत सारे। तो यहाँ पे सरकार को अभी डांट भी पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट की कि आप नाम के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो। तो ये 2-3 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से अभी ये बहुत न्यूज में है, और द हिंदू ने इसको कवर नहीं किया था लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में डिटेल में कवर था, तो आज हमने इसको देखा। अब आप ये बोलोगे कि सर आप ये कह रहे हो कोलेजियम सिस्टम को चेंज कर दिया जाए, बट इसको क्यों कर दिया जाए? कल को सरकार इंटरफेयर करेगी तो फिर वो उनकी मनमानी से आएगा, फिर जजेस तो उनकी मनमानी से चलेंगे। तो देखो ये बात नहीं है कि सरकार को इंडिपेंडेंस दे दी जाए जजेस बनाने के लिए, लेकिन ये जरूरी है कि गवर्नमेंट कौन है, वो जनता की रिप्रेजेंटेटिव है, उनका भी उसमें से होना चाहिए। आप ऐसी बहुत बार चीजें न्यूज में पढ़ोगे, इसको इस हेडिंग को पढ़ लो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 27 जजों में से 6 के पिता भी रह चुके हैं जज। ये तो पास्ट की एक न्यूज है, बहुत पुरानी। आप अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की लिस्ट खोलेंगे ना, आपको बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा कि या तो उनमें से जजेस के फादर जज थे, या जो बच्चे हैं उनके फादर बहुत एमिनेंट लॉयर्स थे, या बहुत बड़े बड़े लॉयर जो जज बन जाते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये काफी क्वेश्चन में आती है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑटोक्रेटिक है, अपने मर्जी से चल रहा है। मतलब ये तथ्य दिए जाते हैं जो लोग ये कहते हैं कि कोलेजियम सिस्टम गलत है। पहला ये बोला जाता है कि असंवैधानिक है, अपने मर्जी से कर रहे हैं। अनडेमोक्रेटिक है, जनता का जो रिप्रेजेंटेटिव उनका कोई सही नहीं है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो वो डिसाइड कर देते हैं अपने हिसाब से डिसाइड कर देते हैं। नेपोटिज्म को प्रमोट करता है।